नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 26वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास होने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास के जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण विधियाँ रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो क्लास क्रमांक 25 लिया था ना, उसमें आप लोगों का NEP 2020 के बारे में पढ़ाया था और उसके अलावा NCF 2005 के बारे में भी पढ़ाया था। और उसका MCQ सीरीज अभी आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ। और आप लोगों का आज का जो क्लास है ना वो क्लास क्रमांक 26वां है और इसमें आप लोगों को शिक्षण विधियाँ पढ़ाऊंगा और इसमें भी आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन दोनों का जब आप लोगों का MCQ ना आने वाले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, दोनों का सबसे पहले मैं थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों का ना MCQ का सीरीज भी कराऊंगा। ठीक है, दोनों टॉपिक का प्रॉपर कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आज का ये जो टॉपिक है ना शिक्षण विधि ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर नहीं यकीन होगा ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार खोल करके देख लोगे ना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले ना मैं आप लोगों को शिक्षण विधियाँ क्या होता है इसके बारे में ना सरल तरीके से अपने शब्दों में समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग इसके थ्योरी को भी विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, शिक्षण विधियाँ कहने का मतलब यह है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने ना बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि वो सरल से सरल तरीके से एक ही बार में और कम समय में ना बेहतरीन तरीके से सीख पाए ना। तो इसके लिए ना विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार ना शोध किया और शोध करने के बाद ना अलग अलग जो विधियां हैं उसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में उसी को पढ़ेंगे, अलग अलग विधियों के बारे में, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना किस प्रकार से शोध किया और क्या क्या जो विधियाँ हैं ना वो दिया है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और आप लोग ना जितना ज़्यादा अभी अच्छे से पढ़ोगे ना थ्योरी का क्लास ना, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा अभी पढ़ोगे, अभी आप लोगों के पास टाइम है और बाद में फिर आप लोगों को ना मैं MCQ का सीरीज़ भी कंटिन्यू कराते हुए चलूँगा। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है ना वो दिसंबर के लास्ट में आप लोगों का सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग ना सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का MCQ सीरीज़ भी कराते हुए कंटिन्यू चलूँगा। और एक बात, आप लोगों को जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को क्विक रिवीजन करते हुए बन जाए। क्योंकि पूरा बुक को तो आप लोग एक हफ्ते पहले नहीं पढ़ पाओगे ना, या पूरा वीडियोस को तो नहीं देख पाओगे ना, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाए रहोगे ना उसको एक हफ्ते पहले आप लोग क्विक में रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, एक शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो शिक्षण विधियाँ हैं। तो शिक्षण विधि क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, या फिर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, और सारी चीज़ों को आप लोगों को सरल तरीके से भी समझाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट में जो है उसको ध्यान से पढ़िए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो सोचता है कि बातचीत को सिखाने के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया आगमनात्मक तथा प्रयोगमूलक ज्ञान पर आधारित होता है। तो ये जो शिक्षण विधि है ना उसमें जो शिक्षक को कहा गया है कि शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए ना, जो एक शिक्षक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बातचीत के माध्यम से ना मतलब आप लोगों को ना ये बताऊँ ना कि एक जो शिक्षक है ना वो मान के चलो बच्चों को बातचीत करने का अवसर भी देता है ना, तो उस अवसर में किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए ना इसके बारे में सोचता है। और ये एक अच्छे शिक्षक की निशानी है, ये इस लाइन में कहा गया है प्रॉपर। नेक्स्ट को पढ़िए। कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में चुनौती का तत्व व कोई भी खेल गतिविधि होना चाहिए। नेक्स्ट को पढ़िए। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता। मतलब कंटिन्यू ना जो अनुशासन बनाए रखना ना एक बोझ को दर्शाता है। बोझ मतलब ना बच्चे उसमें ऊब जाते हैं, ये बोला गया है इस लाइन में। ठीक है, क्योंकि अनुशासन बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यू अनुशासन बनाए रखना बच्चों को बांधने वाली बात हो जाता है। ठीक है, तो इस पर जोर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट को पढ़िए। एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां होती है। तो एक विशेष शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां होती है इसके बारे में दिया गया है, तो ध्यान से एक को पढ़ो। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे, मतलब मूल रूप से ना प्रत्येक छात्र को ना कक्षा में ही ट्यूशन प्रदान करे। ठीक है, उसके अलावा बी को पढ़ो। नियमित परीक्षण और आकलन करे।
सी, विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ योजना को संशोधित करें। मतलब ये है कि विद्यार्थी को ना उनको अच्छे से पढ़ाने के लिए ना पाठ योजना में ना संशोधन कर सकते हैं अपने अनुसार, ताकि वो बच्चे हैं ना वो सरल से सरल तरीके से सीख पाए, चाहे ना तो वो उसके मातृभाषा में भी पढ़ा सकता है। ठीक है, तो एक विशेष शिक्षा के लिए जो शिक्षण की जिम्मेदारी होता है ना, ये ABC करके ये तीनों होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नॉर्मल तौर पर याद रखना है। तो चलिए यहाँ से ना आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है ना वो स्टार्ट होता है, और यहाँ से जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा उन सारी चीज़ों को नोट करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट को पढ़िए पाठशाला विधि। तो पाठशाला विधि क्या होता है ये सबसे पहले जानते हैं। यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसमें शिष्य गुरु के समीप शिक्षण कार्य करता था। इसमें छात्र को नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था तथा यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना होता था। तो ये पाठशाला विधि है। ठीक है, पाठशाला विधि ना जो है ना वो सबसे प्राचीन विधि है, ये आप लोगों को नोट करना है। ये जो पाठशाला विधि है वो सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिष्य जो होता है ना, मतलब एक जो छात्र होता है ना वो गुरु के समीप बैठ कर ना कार्य करता था, मतलब अपने गुरु के आश्रम में ही रहकर सारा चीज़ को ना अध्ययन करता था। मतलब पढ़ने पढ़ाने वाली जो बात है ना वो आश्रम में ही रहकर करता था, वहीं दिनचर्या का पालन करता था, नियम, कायदा, कानून, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि सभी जो गुण है ना उसका पालन करता था। तो ये आप लोगों को पता है ना, तो ये केवल ना इसमें ना ये याद रखना है कि ये सबसे प्राचीन विधि है, केवल ये याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद ना मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के बारे में जानते हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि क्या है, सबसे फर्स्ट को पढ़िए। 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह विधि उपयुक्त है। तो किन बच्चे के लिए मॉन्टेसरी शिक्षण विधि उपयुक्त है, तो 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना उनके लिए ये जो शिक्षण विधि है ना मॉन्टेसरी ये उपयुक्त है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। मॉन्टेसरी ने बालक द्वारा शिक्षण ग्रहण करने की दशाओं के ऊपर गहन अध्ययन किया और एक शिक्षण पद्धति प्रतिपादन किया, जिसे मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। इस शिक्षण पद्धति में बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। उसे खेलने कूदने की स्वतंत्रता होती है, तो वही सभी प्रकार के ज्ञान गोष्ठियां संबंधी क्रियाकलापों में भी भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना ये जो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है ना इसके बारे में थोड़ा सा अपने शब्द में बता दे रहा हूँ। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के जो जनक है वो मारिया मॉन्टेसरी है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं अपने तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के जो जनक है वो मारिया मॉन्टेसरी है। पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, तो मॉन्टेसरी विधि के जो जनक है ना वो मारिया मॉन्टेसरी है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना उसके लिए उपयुक्त है। और जो मारिया मॉन्टेसरी नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने ना गहन अध्ययन किया, शोध किया, और शोध करने के बाद ना विभिन्न दशाओं पर किस प्रकार से जो बच्चे हैं ना वो सीख पाते हैं शिक्षण पद्धति के माध्यम से, शिक्षण विधि के माध्यम से, इसका प्रतिपादन किया। और ये जो मॉन्टेसरी विधि है ना उसका भी प्रतिपादन किया, जिसमें खेल कूद के माध्यम से ना बच्चों को सिखाया जाता है और स्वतंत्रता पूर्ण उनको अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो इतने चीज़ें आप लोगों को उसके बारे में याद रखना है मॉन्टेसरी विधि के बारे में। चलिए अब आप लोगों का ना किंडरगार्टन शिक्षण विधि क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को आप लोग पढ़िए। इस विधि के जनक फ्रोबेल महोदय है। तो किंडरगार्टन की विधि के जनक कौन है, तो किंडरगार्टन विधि के जो जनक है वो फ्रोबेल महोदय है, नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। याद कैसे रखना है आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ, उसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किंडरगार्टन ये जो बोला है ना, तो किंडरगार्टन का मतलब आप लोग गार्डन ले लेना। जैसे आप लोग गार्डन में घूमते हो ना, तो गार्डन में जब आप लोग घूमते हो तो गार्डन में क्या रहता है, मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉग से क्या बना है, फ्रॉबेल बना है। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किंडरगार्टन शिक्षण जो विधि है ना, तो किंडरगार्टन को आप लोगों को गार्डन लेना है, और गार्डन में क्या रहता है, गार्डन में मेढक रहता है, और मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉग से क्या लेना है, फ्रॉग से फ्रॉबेल लेना है। तो किंडरगार्टन विधि का जनक कौन है, तो फ्रॉबेल है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन आप लोग ना ऐसे याद रखोगे ना तो मेरी कही हुई बातें आप लोगों को याद आएगा। किंडरगार्टन जैसे शब्द पढ़ोगे तो गार्डन याद आएगा,
गार्डन में मेढक याद आएगा और मेढक से आप लोगों को जो फ्रॉग है ना वो याद आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल है, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए, किंडरगार्टन का अर्थ बच्चों का उद्यान। तो किंडरगार्टन का क्या अर्थ है? बच्चों का उद्यान है, तो ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, फ्रॉबेल बच्चों को एक अविकसित पौधे मानते हैं जिन्हें स्कूल में अध्यापक रूपी माली द्वारा सींचकर बड़ा और काबिल किया जाता है। तो ये जो फ्रॉबेल नामक मनोवैज्ञानिक है ना, वे बच्चों को क्या मानते हैं? एक ना पौधा मानता है, और खुद को क्या मानता है या शिक्षक को क्या मानता है? तो वो माली मानता है जो पौधे को सींच कर ना काबिल बनाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, किंडरगार्टन बच्चों का एक छोटा सा स्कूल है जहाँ बच्चों को चटाई बुनाई, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने को सिखाया जाता है। तो किंडरगार्टन में क्या क्या सिखाया जाता है? तो किंडरगार्टन में चटाई बुनाई सिखाया जाता है, मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, इस विधि में शिक्षण कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा, किंडरगार्टन में ना जो शिक्षण कार्य है ना वो मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसे आप लोग नोट करके रख सकते हो, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट को इसके बाद पढ़िए, किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, आप रोजगार पर बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, तो ऐसे में आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो इस लाइन को ना आप लोगों को अपने शब्द में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान करके चलो किंडरगार्टन में ना आप लोगों को जॉब ना मिलता है और आप ना बच्चों के साथ ना रहना पसंद नहीं करते, मतलब बच्चों के साथ रहना खेलना आप लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन कई दिनों से आप लोगों को जॉब नहीं मिला है, बहुत बेसब्री से आप लोग ढूंढ रहे हो, लेकिन किंडरगार्टन में बच्चों के साथ आप लोगों को जॉब मिलता है और जॉब में अच्छा सैलरी भी मिलता है। तब आप लोग क्या करोगे? आप अपने आप को एडजस्ट करोगे ना, वहाँ बच्चों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि नौकरी के साथ साथ आप लोगों का जो जॉब है वो भी मिल सके, है ना। तो आप अपने साथ वहाँ कोशिश करोगे ना कि अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने की और बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए। तो ये जो लाइन है प्रॉपर वही कहा गया है, ठीक है। मैं जो जो बोलता हूँ ना केवल आप लोग उस पर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। आप लोग समझने पर जोर दिया कीजिएगा, विशेष तौर पे टॉपिक को याद रखिए और क्या मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग समझने की कोशिश किया कीजिए, तब आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाओगे। और अभी आप लोगों के पास टाइम है ना, तो बेहतर तरीके से सीखने पर जोर दिया करो आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद ना प्रोजेक्ट विधि के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट विधि क्या है, ये जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी तथा उनके शिष्य किलपैट्रम ने इस विधि को प्रतिपादन किया। तो इस लाइन में आप लोगों को प्रॉपर क्या याद रखना है? प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो जॉन डीवी द्वारा दिया गया था प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा, लेकिन प्रोजेक्ट विधि का जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मेन प्रतिपादन करता है ना, वो किलपैट्रम को माना जाता है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रम है, ये आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट को पढ़िए, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। तो प्रोजेक्ट विधि में ना शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शक होता है और कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां छात्र द्वारा स्वयं की जाती है। यह विधि पूर्णतः बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के लिए उपयोगी है। तो प्रोजेक्ट विधि जो है ना वो बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के लिए उपयोगी है और स्वयं जो बच्चे होते हैं ना वो खुद ना प्रयोग करके ही सीखते हैं, मतलब गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। और शिक्षक जो है ना वो एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है कि प्रोजेक्ट विधि में जो एक शिक्षक की भूमिका है ना वो केवल मार्गदर्शक का भूमिका है, ये आप लोगों को इस विधि में नोट करके रखना है, ठीक है। और प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रम है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और केवल अवधारणा जो दिया है ना वो जॉन डीवी ने दिया है। प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा किसने दिया है? तो जॉन डीवी को लेना है। और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो किलपैट्रम को लेना है। दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है अलग अलग तौर पर, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जब MCQ का सीरीज़ लाऊंगा ना तो उसमें तो ज़रूर पूछूंगा, और जवाब नहीं दोगे ना तो फिर देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को जितने शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना शिद्दत से आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए,
अन्वेषण विधि के बारे में। तो अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन? तो अन्वेषण विधि के जो जनक है ना वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रखना है, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार ना अन्वेषण विधि क्या होता है ये जानिए। शिक्षण की वह विधि है जिसमें एक बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजी के रूप में देखा जाता है। बालक आरंभ से ही अनुसंधान एवं आविष्कार में लग जाते हैं। यह विधि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो अन्वेषण विधि का सबसे पहला जनक कौन है? तो अन्वेषण विधि का जो जनक है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक। अन्वेषण विधि में ना जो बालक होता है ना वो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजी के रूप में देखा जाता है उसको, ठीक है। और ये जो अन्वेषण विधि है ना वो 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना उसके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, ज़्यादा उपयोगी होता है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट विधि के बारे में बात करते हैं, डाल्टन विधि के बारे में। तो डाल्टन विधि क्या है? सबसे पहले आप ध्यान से इसको पढ़िए। डाल्टन पद्धति में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह बालक की रुचि क्षमता के अनुसार स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है। बच्चों को सीखने के लिए समय का निर्धारण करना आवश्यक नहीं। इसके लिए समय सीमा, परीक्षा, नियम आदि का निर्धारण नहीं करना चाहिए। तो डाल्टन विधि क्या होता है आप लोगों को समझ में आया ना? तो डाल्टन विधि जो होता है ना वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। मतलब किस प्रकार से जो बालक है ना वो सीख पाता है उस प्रक्रिया पर आधारित होता है। और ये जो डाल्टन विधि है ना वो बच्चों की रुचि और क्षमता पर ना स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की ना प्रवृत्ति होता है। मतलब स्वतंत्र रूप से उसकी रुचि क्षमता पर आधारित होता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ये जो डाल्टन विधि है ना इसमें किसी भी प्रकार से समय सीमा या परीक्षा आदि नियम कानून की ना आवश्यकता नहीं होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। केवल इतना ही इसके बारे में याद रखना है। और ये जो डाल्टन विधि है ना और इसके जनक के बारे में बात करूँ ना तो डाल्टन विधि के जो जनक है ना वो हेलेन पार्कहेस्ट है। इसमें नहीं दिया है लेकिन आप लोगों को मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना है डाल्टन विधि के जो जनक है वो हेलेन पार्कहेस्ट है जिन्होंने 1919 में ये विधि को दिया था, ठीक है। तो इतना चीज़ डाल्टन विधि के बारे में आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसके बाद ना विश्लेषणात्मक विधि के बारे में जानते हैं कि विश्लेषणात्मक विधि होता क्या है। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षक संपूर्ण पाठ को कुछ भागों में बांट लेते हैं तथा उसके पश्चात सभी भागों का वर्णन करता है। यह विधि पूर्ण से अंत की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। व्याकरण तथा कहानी शिक्षण करते समय इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। चलिए विश्लेषणात्मक विधि क्या होता है आप लोगों को सरल तरीके से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि जो होता है ना तो एक जो शिक्षक होता है ना वो जो पाठ होता है ना जो उनको पढ़ाना है उसको सबसे पहले वो अच्छे से ना पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद ना कुछ भागों में बांट लेता है। और बांटने के बाद ना वो जो शिक्षक है ना वो चंद शब्दों में, चंद लाइनों में ना बच्चों को सरल से सरल तरीके से ना वो जो संपूर्ण पाठ है उसको पढ़ा देता है, बता देता है, ताकि जो बच्चे हैं ना वो सरल से ना सीख पाए ना। इसीलिए ना कुछ लाइनों में कहानी के माध्यम से जो ना शिक्षक है ना वो शिक्षण करा देते हैं, मतलब उसको पढ़ा देता है, ठीक है। और ये जो विश्लेषणात्मक विधि है ना उसमें जो शिक्षक होता है ना वो कहानी के माध्यम से शिक्षण कराता है, मतलब बच्चों को पढ़ाता है। तो ये विश्लेषणात्मक विधि कहलाता है। इतना ही चीज आप लोगों को केवल याद रखना है। आपको केवल ना विश्लेषणात्मक विधि क्या होता है ये केवल जानना है आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना संश्लेषणात्मक विधि के बारे में जानते हैं कि संश्लेषणात्मक विधि क्या होता है। संश्लेषणात्मक विधि को मनोवैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में छोटे छोटे विषय को जोड़कर पढ़ाया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो संश्लेषणात्मक विधि क्या होता है आप लोगों को समझ में आया। चलिए आप लोगों को थोड़े से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। संश्लेषणात्मक विधि जो होता है ना वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसमें ना छोटे छोटे विषय को ना जोड़ करके पढ़ाया जाता है। मतलब छोटा छोटा जो अलग अलग टॉपिक होगा ना उसे एक साथ जोड़ करके जब पढ़ाया जाएगा ना तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो विधि है ना वो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है। मतलब ज्ञात से ना अज्ञात की ओर ले जाता है। मतलब पहले उस चीज को बच्चों को पढ़ाया जाता है जो बच्चे जानते हैं और उसके बाद फिर ना बच्चों को वो चीज पढ़ाया जाता है जो वो नहीं जानते उसके बारे में पढ़ाता है, ठीक है। तो उसे संश्लेषणात्मक विधि के नाम से जानते हैं। तो इतने चीजों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है, अभी आप लोगों के पास टाइम है ना तो बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ने पर ध्यान दो। जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बीच में स्किप करके भागोगे नहीं या सोचोगे कि मैं बाद में पढ़ लूँगा बोल करके, तो वो बीच का जो मौका है ना वो कभी बाद में नहीं आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेहनत अभी
अभी करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है कि अभी ज़्यादा पढ़ने पर आप लोग ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को जनवरी में मैं MCQ सीरीज़ भी कंटिन्यू बेहतर तरीके से भी कराऊंगा। चलिए अब आप लोग ना व्याख्यान विधि क्या होता है इसके बारे में ध्यान से पढ़िए। व्याख्यान विधि में शिक्षक मौखिक एवं लिखित रूप से छात्र को सूचनाएं प्रदान करता है। शिक्षक सक्रिय रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तथा छात्र शिक्षक की सभी बातों को ध्यानपूर्ण सुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर संपूर्ण जानकारी लिख भी देते हैं। तो आप लोगों को ना ये जो व्याख्यान विधि क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को सरल तरीके से बता दूं। ठीक है, अपने शब्दों में बता रहा हूँ। व्याख्यान विधि जो होता है ना वो केवल मौखिक रूप से जो एक शिक्षक होता है वो छात्र को ना केवल मौखिक रूप से पढ़ाता है। मौखिक रूप से कहने का मतलब केवल बोल बोल करके पढ़ाता है और एग्जाम्पल दे के केवल पढ़ाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से उदाहरण उतना नहीं देता है या किसी भी प्रकार से ना जो शिक्षण इंस्ट्रूमेंट है ना मतलब पढ़ाने की जो अलग अलग सामग्री उसको प्रस्तुत नहीं करता। केवल जो वो समझता है उस लैंग्वेज में ना वो केवल अपने विचार को व्यक्त कर देता है। छात्र चाहे समझे चाहे ना समझे उसमें उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, जिसे ना व्याख्यान विधि के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और एक जो शिक्षक है ना वो सभी के बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनता है, तो ये आप लोगों को समझना है। ठीक है, शिक्षक जो है वो सभी की बातों का ध्यानपूर्वक सुनता है और ज़रूरत पड़ने पर ना जानकारी भी लिख भी देता है। ठीक है, लेकिन ना क्या वो करता है अधिकतर ना वो मौखिक रूप से केवल बोल बोल कर ही ना पढ़ाने पर ज़्यादा जोर देता है, तो इसको व्याख्यान विधि कहते हैं। ठीक है, और ये ना अभी के जो पढ़ाने वाली जो विधि है ना इसमें ना इस्तेमाल नहीं किया जाता है व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि को ना निगेटिविटी के रूप में लिया जाता है, क्योंकि एक जो बच्चे हैं ना वो गतिविधि के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, एक जो बालक है ना वो खेल खेल के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं और खुद का भी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो व्याख्यान विधि ना होकर के बाल केंद्रित विधि का अभी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद ना आगमन विधि के बारे में जानते हैं कि आगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि में अध्यापक विभिन्न उदाहरण देते हुए सिद्धांत अथवा संप्रत्यय का स्पष्टीकरण करता है और इस आधार पर निश्चित परिणाम निष्कर्षों की व्याख्या करता है। इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में अधिक किया जाता है। आगमन विधि के जनक अरस्तु को माना जाता है। तो आप लोगों को ना इसमें क्या नोट करना है, ये जो आगमन विधि है ना उसका जनक कौन है, तो आगमन विधि का जो जनक है वो अरस्तु है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए उसके बाद ना आप लोगों को ना मैं सरल तरीके से आगमन विधि क्या होता है ये अपने शब्दों में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आगमन विधि का मतलब ये होता है कि सबसे पहले एक जो शिक्षक है ना वो उदाहरण देता है बच्चों को सबसे पहला, उसके बाद फिर नियम कायदा कानून और सिद्धांत जितना भी चीज़ है ना उसके बाद बच्चों को बतलाता है वो। ठीक है, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है बच्चों को और उदाहरण देने के बाद फिर उसमें ना सिद्धांत या नियम या कानून या जितने भी प्रकार के बच्चों को बताना होता है ना वो बताते हैं, लेकिन सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसे आगमन पद्धति कहते हैं या आगमन विधि कहते हैं। आप लोगों को ये नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है वो। ठीक है, मतलब ये है ना कि एक जो शिक्षक है जब बच्चों को पढ़ाता है ना तो जिस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाएगा ना उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों को ना उदाहरण देगा। मानकर चलो पर्यावरण में जड़ के बारे में अगर पढ़ाएगा ना तो जड़ के बारे में पहले उदाहरण देगा कि बच्चों आप लोगों ने ना ये फलाना पेड़ का जड़ को देखा है कि नहीं, ये जो जड़ है वो रेशेदार होता है। तो इस प्रकार से उदाहरण देगा और पूछेगा कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं। तो इस प्रकार से पहले उदाहरण देगा और उदाहरण देने के बाद फिर वो नियम कायदा कानून और जो सिद्धांत है ना उसके बारे में जब बताएगा तो वो आगमन पद्धति कहलाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। चलिए अब हम लोग ना निगमन विधि के बारे में जानते हैं कि निगमन विधि क्या होता है, तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। निगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। निगमन विधि में अध्यापक पहले संप्रत्यय अथवा सिद्धांत बतलाता है, फिर संबंध उदाहरणों और सिद्धांतों के सहारे उसकी व्याख्या करता है। निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत है। निगमन विधि में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। तो इस विधि में आप लोगों को क्या नोट करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं निगमन विधि के बारे में। तो निगमन विधि के जो जनक है ना वो अरस्तु है। तो आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के जनक अरस्तु है, इन दोनों को आप लोगों को नोट करना है। और ये जो निगमन विधि है ना वो आगमन विधि के जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, आप लोगों को ये याद रखना है। जिस प्रकार से आगमन विधि में सबसे पहले ना उदाहरण दिया जाता है उसके बाद नियम कायदा कानून बताया जाता है ना, लेकिन निगमन विधि उसके विपरीत है। सबसे पहले
ना जो शिक्षक होता है वो नियम, कायदा, कानून, सिद्धांत को बताता है, उसके बाद फिर उदाहरण देता है, वो निगमन विधि कहलाएगा। आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझा देता हूँ निगमन विधि क्या होता है। अगर मान के चलो जो एक शिक्षक है वो जड़ के बारे में पढ़ा रहा है, पर्यावरण में जड़ के बारे में पढ़ा रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, जड़ के बारे में नियम, कायदा, कानून, सिद्धांत को बच्चों को बताएगा और बताने के बाद फिर बच्चों को ना उसका उदाहरण प्रस्तुत करेगा, तो वो निगमन विधि कहलाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये जो है ना वो समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद ना प्रोग्रामिंग विधि के बारे में जानते हैं कि प्रोग्रामिंग विधि क्या होता है। प्रोग्रामिंग मॉडल सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को शुरू से उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। तो प्रोग्रामिंग विधि के बारे में बताओ ना, तो प्रोग्रामिंग विधि एक मॉडल है जो सीखने की प्रक्रिया पर ना जोर देता है। जो सीखने की प्रक्रिया है ना, मतलब मान के चलो एक जो मेमोरी कार्ड होता है ना, उस मेमोरी कार्ड में प्रोग्रामिंग कर दोगे तो वो सेम टू सेम चलता है ना, जिस प्रकार से प्रोग्राम करोगे उसी प्रकार से। तो ये जो प्रोग्रामिंग विधि है ना, सेम उसी प्रकार से है, ठीक है। जो शुरुआती से वो क्षमताओं का प्रदर्शन होगा जो अंतिम रूप से आप ना व्यवस्थित कर लेते हो, मतलब उसमें डाल देते हो। मतलब यह है कि जो आप पढ़ाओगे ना, जो आप बताओगे ना, वही केवल जो छात्र है ना वो समझेगा, ठीक है। ये उसके बाद ना प्रदर्शन विधि के बारे में जानते हैं। किसी कार्य को करने का कौशल सीखने में भी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ज्ञान का अवलोकन करना, रुचि व उत्सुकता में तथा निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए, प्रदर्शन विधि क्या होता है उसको ना अपने शब्दों में समझा देता हूँ। प्रदर्शन विधि जो होता है ना, वो बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू ना प्रदर्शन करके, मतलब ना जो टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक को ना विषय सामग्री को लेकर के ना उसको बच्चों को दिखा करके ना जब पढ़ाया जाता है ना, तो वो प्रदर्शन विधि कहलाता है, ठीक है। जिसमें ना विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के जो सीखने के तरीके होते हैं ना, वो प्रदर्शन विधि के माध्यम से ना पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। जिसमें रुचि, उत्सुकता और निरीक्षण जैसे योग्यता ना इसमें शामिल होता है। तो ये प्रदर्शन विधि होता है, ठीक है। क्या क्या विधि होता है इसको आप लोगों को केवल समझना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ना समस्या समाधान विधि के बारे में जानते हैं कि समस्या समाधान विधि क्या होता है। इस विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। इसमें शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देते हैं। तो समस्या विधि क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से इसको भी समझा देता हूँ। समस्या समाधान विधि जो होता है ना, इसमें ना एक जो शिक्षक है ना वो बच्चों को सबसे पहले समस्या देता है किसी भी प्रकार की, और उस समस्या का समाधान करने के लिए ना किस प्रकार से बच्चों को हल ढूंढना है ना, इसके बारे में भी जो शिक्षक है ना वो बच्चों को सिखाता है, ताकि जो बच्चे हैं ना वो समस्या को ना व्यवस्थित रूप से उसको हल को ढूंढ सके और प्रशिक्षित हो सके, मतलब अच्छे से उसके बारे में सीख सके। तो इसे समस्या समाधान कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए उसके बाद ना हर्बर्ट विधि के बारे में जानते हैं कि हर्बर्ट विधि क्या होता है। हर्बर्ट विधि के सिद्धांत में यह धारणा है कि समस्त ज्ञान बाहर से शिक्षार्थी को दिया जाता है और वह ज्ञान संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से संबंधित कर दिया जाए तो शिक्षार्थी को सीखने में सुगमता होती है। तो हर्बर्ट विधि क्या होता है आप लोगों को समझ में आया ना, कि हर्बर्ट विधि जो होता है ना वो एक धारणा है जिसमें ना समस्त विद्यार्थी जो है ना वो ज्ञान को ना संचित करके रखता है, मतलब एकत्र करके रखता है, और उसमें ना अपना जो नवीन ज्ञान है ना और पूर्व ज्ञान है दोनों में ना संबंध स्थापित करता है, मतलब दोनों में ना एक दूसरे से रिलेट करता है, और रिलेट करने के बाद ना सीखने को ना सुगम बनाता है, ठीक है। तो ये हर्बर्ट विधि कहलाता है। तो ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा ना खेल विधि के बारे में जानते हैं कि खेल विधि क्या होता है। खेल विधि के प्रतिपादन कार्लवेल कुक ने किया है। तो खेल विधि के प्रतिपादन कौन किया है, तो खेल विधि के जो प्रतिपादन करता है ना वो कार्लवेल कुक ने किया था। क्या, तो कार्लवेल कुक ने किया था, ये आप लोगों को नोट करना है। खेल विधि के जो जनक है वो, इन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसकी गुणवत्ता अंग्रेजी पढ़ने के संबंध में की। खेल विधि मुख्य रूप से बाल केंद्रित विधि है। इसमें बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों तथा क्षमताओं को ध्यान रखा जाता है। तो प्ले विधि क्या होता है या खेल विधि क्या होता है आप लोगों को समझ में आया ना। खेल विधि का जो जनक है ना वो कार्लवेल कुक है, ये आप लोगों को पहले नोट करना है। और खेल विधि जो है ना वो बच्चों को ना खेल खेल के माध्यम से ना अंग्रेजी पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, मतलब विभिन्न विषयों की जानकारी जो देना है ना वो खेल विधि के माध्यम से दिया जाता है। और एक जो ना अच्छा पढ़ाई है, अच्छा जो सीखने का तरीका है ना वो खेल विधि है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है। जब आप लोग डीएलएड कर रहे होंगे
होंगे ना, तब आप लोग जब इंटर्नशिप में गए होंगे ना, तब भी आप ना बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने के लिए भी बोला गया होगा आप लोगों को। और ये जो खेल विधि है ना, कि बाल केंद्रित विधि है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा ना नेक्स्ट को भी हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं थोड़ा सा फटाफट अंदाज में। चलिए इसके बाद ना ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में जानते हैं कि क्या होता है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक पद्धति का आधुनिक पुनरावृत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक प्रमुख ब्रिटिश रसायनज्ञ और शिक्षक प्रोफेसरी हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने एक ऐसी शिक्षण शैली की वकालत की जो वैज्ञानिक पद्धति को प्रतिबिंबित करती है, जहां छात्र प्रश्न पूछकर, प्रयोग करके और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालकर सीखते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि क्या है आप लोगों को सबसे पहले ये समझा दूं। उससे पहले ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक है ना, वो प्रोफेसरी हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन? तो प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये आप लोगों को नोट करना है, ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है बोल करके पूछा जाता है, और ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है पूछा जाता है, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक है वो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है ना, वो छात्र के ना प्रश्न पूछने और उसके जवाब देने, मतलब आप लोगों को सरल तरीके से और समझाओ ना, तो जो एक छात्र है ना, वो खुद प्रश्न पूछे और खुद उसका उत्तर ढूंढे, और खुद ना खोज निरीक्षण के माध्यम से जब वो ना खुद अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं ना खुद ना, तो वो ह्यूरिस्टिक विधि कहलाता है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। और खास तौर से इसके मनोवैज्ञानिक को याद रखना, मतलब इसके जनक को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ये उसके बाद ना प्लेवे विधि क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की युक्ति विधि है। ये जो प्लेवे विधि है ना, वो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं ना, उसको पढ़ाने की एक विधि होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के पदानुसार होता है। तो ये जो एक्शन रिसर्च क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा ना। तो एक्शन रिसर्च जो होता है ना, वो स्कूल में बच्चों की ना विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है ना, अर्थात स्कूल में किस प्रकार की समस्या होती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए ना जो एक्शन रिसर्च किया जाता है ना, मतलब जो ना कार्य किया जाता है, उसे एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। जो केवल ना स्कूल की जो समस्या है उसका अनुसंधान किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत क्या क्या आता है? समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, उसके अलावा परिकल्पनाओं की परीक्षण करना और साक्ष्य प्राप्त करना और सामान्यीकरण करना। तो ये ना जितना भी 4-5 जो इसमें स्टेप दिए हैं ना, इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च का ना पदानुक्रम क्या है, या एक्शन रिसर्च को ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाइए बोल करके, ठीक है। तो इसके लिए ना आप लोगों को इसको नोट करके रखना है। आप लोगों के लिए ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए उसके बाद ना परियोजना विधि के पदानुक्रम के बारे में जानते हैं कि परियोजना विधि का जो पदक्रम है वो क्या क्या है। सबसे पहले परियोजना का चयन और उद्देश्य, दूसरा परियोजना का नियोजन, तीसरा परियोजना का क्रियान्वयन, चौथा परियोजना का मूल्यांकन और पांचवा परियोजना का अभिलेखन। तो परियोजना का क्या क्या क्रम है ना, उसको आप लोगों को नोट करके रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि परियोजना विधि के पदक्रम को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से जमाइए बोल करके, और ये जो पांचों है वो दे दिया जाएगा ऊपर नीचे करके अलग अलग, और आप लोगों को बोला जाएगा कि इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाइए बोल करके, ठीक है। तो इसे चाहो तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज अच्छे से याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। यूनेस्को रिपोर्ट 1986 द्वारा प्रस्तावित सीखने के 4 स्तंभ। तो यूनेस्को जो है ना, उसके द्वारा ना 1996 में ना सीखने के ना 4 प्रमुख स्तंभ दिया गया था। कौन कौन सा? जानने के लिए सीखना, काम करने के लिए सीखना, तीसरा कुछ होने के लिए सीखना, और चौथा एक साथ जीने के लिए सीखना। तो ये जो चारों है ना, उसको भी आप लोगों को नोट करना है। यूनेस्को के अनुसार ना 1986 में ना जो सीखने का प्रस्ताव के लिए 4 स्तंभ दिया गया था वो है, ठीक है। तो इसको केवल आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। मुझे लगता है ना कि आप लोग ना अब बहुत ज़्यादा ऊब गए होंगे, मतलब यह है कि आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं लग रहा होगा इतना सारा चीज़ों को देख करके, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए जितना अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना, उतना बेहतर तरीके से आप लोग सीख पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितना देर टिक पाते हो। जो लॉन्ग टर्म में टिकेगा ना, मतलब जो लॉन्ग टर्म में पूरा पढ़ेगा ना, वही पूरे नंबर को अचीव कर पाएगा, ठीक है। और आने वाले जो एग्ज़ाम है ना, उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी कर पाएगा, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित समिति मतलब आयोग का जो कालक्रम है ना, उसको दिया गया है। सबसे पहला डॉक्टर राधाकृष्ण
कृष्ण कमीशन, दूसरा मुदालियर कमीशन, तीसरा कोठारी कमीशन, चौथा राममूर्ति समीक्षा कमीशन और पांचवा प्रोफेसर यशपाल समिति जो शिक्षा बिना बोझ के जो ना लाइन दिया गया था वो है ना। तो ये अलग अलग कमीशन बनाया गया था शिक्षा के लिए, ठीक है, मतलब एजुकेशन के लिए ना अलग अलग कमीशन का प्रतिपादन किया गया था। और आप लोग चाहो ना तो इसको ना एक लाइन से नोट कर सकते हो। सबसे पहला राधा कृष्ण कमीशन आया, उसके बाद फिर मुदालियर कमीशन, उसके बाद कोठारी कमीशन, उसके बाद राममूर्ति समीक्षा कमीशन और लास्ट में ना प्रोफेसर यशपाल समिति आया था, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस भी जमाने के लिए दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, मुझे याद है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अंतिम रूप से ना अब आप लोग ना केवल कुछ प्रमुख जो शिक्षण विधि है और उसके प्रतिपादक है ना उसके बारे में केवल पढ़ लो। जो आप लोग अलग अलग डिटेल में पढ़े हो ना उसी का शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। चाहो ना तो एक लाइन से इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा और देखिएगा एग्जाम में एक ना एक प्रश्न इसमें से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, कुछ प्रमुख जो शिक्षण विधि और उसके प्रतिपादक है वो, ठीक है। किंडरगार्टन पढ़े हो ना, किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन है तो फ्रॉबेल है। कौन तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल है। फ्रेडरिक याद रखने की जरूरत नहीं, केवल फ्रॉबेल याद रखना। इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक दिया था ना, किंडरगार्टन मतलब क्या लेना है, गार्डन लेना है। गार्डन में क्या रहता है, मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो मेढक को अंग्रेजी में फ्रॉग बोलते हैं और फ्रॉग से क्या बना है, फ्रॉबेल बना है। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रॉबेल है। उसके अलावा मॉन्टेसरी, तो मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी। तो ये नाम से ही तो पता चल जाएगा ना जी, मॉन्टेसरी मतलब मारिया मॉन्टेसरी। उसके अलावा प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैक्ट्रम है, ये आप लोगों को याद रखना है। सहयोगी जॉन डीवी है। उसके अलावा डाल्टन विधि, तो डाल्टन विधि के जनक कौन है, पार्क हेस्ट है, आप लोगों को बताया था मैंने। उसके अलावा अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, तो अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक है ना वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा बेसिक शिक्षा विधि, तो बेसिक शिक्षा विधि है ना वो महात्मा गांधी ने दिया था, इसको आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। उसके अलावा आगमन विधि, तो आगमन विधि के जनक अरस्तु है, आप लोगों को बताया था। और निगमन विधि के जनक भी अरस्तु है, बताया था आप लोगों को। उसके अलावा खेल विधि, तो खेल विधि के जो जनक है ना वो कार्लवेल कुक है, ये आप लोगों को बताया हूँ मैं। तो खेल विधि के जनक कौन है, कार्लवेल कुक है, ये आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। उसके अलावा हर्बर्ट विधि, तो हर्बर्ट विधि के जो जनक है ना वो हर्बर्ट जो है ना वो खुद है आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसको चाहो ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। जो लास्ट तक की टीका होगा ना उनको ये भी आप लोगों को सीखने को मिला होगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं आप लोगों के लिए जब MCQ सीरीज़ लेकर आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों का ये सारा क्वेश्चन आएगा, देखना इस विधि का जनक कौन है, इस विधि का जनक कौन है, फलाना विधि का जनक कौन है, सारी चीज़ों को पूछा जाता है जी। तो ये तमाम चीज़ को आप लोगों को नोट करके रखना है। इतना ही आप लोगों को थ्योरी में पढ़ना था। इसके बाद लगातार ना आप लोगों का 2 से 3 क्लास आप लोगों का MCQ सीरीज़ आएगा अब आप लोगों का, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो अच्छे से आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर सब समाप्त करते हैं हम। और अंतिम रूप से आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल हो तो उसके लिए आप चाहते हो ना कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहां पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर पर आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा। और उसके बाद ना आप लोग ना किसी भी प्रकार से अगर सवाल पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, किसी प्रकार से अगर सजेशंस आते तो वो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ, जो विशेष ना उनको सजेशन चाहिए उनके लिए रखा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप लोग ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में और एक बार ले लोगे ना उसके बाद आप लोग कभी भी ना मेरे को डायरेक्टली आप लोग बात करके ना किसी भी प्रकार से अगर सजेशन चाहते हो तो वो ले सकते हो, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।